बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, आज 10 जुलाई है और आज 271वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। उसकी तफसील आपको पाकिस्तान टेलीविज़न की हेडलाइंस में मुकम्मल तौर पर मिल चुकी होगी। मैं सिर्फ एक फ़िक्रे की तरफ जाऊँगा जिसमें हमारे कोर कमांडर्स ने दो टोक अंदाज में कहा कि हमारे शोहदा का खून राएगा नहीं जाएगा। मैं जब ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो आज से ठीक 2 माह पहले 10 मई को जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस हुआ था और जो मार्काए हक हुआ था उसमें हमारे जो शहीद थे, आइए आज हम सबसे पहले उनकी तरफ चलते हैं, उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। हम बात करते हैं अपने उन फ़ौजियों की जो कि इस मार्काए हक में अल्लाह के पास चले गए। और हमें ये कहना है, मैं आज जो आपके साथ बुनियादी और पहली बात करने वाला हूँ वो ये है कि एक पाकिस्तानी फ़ौजी में और एक हिंदुस्तानी फ़ौजी में क्या फ़र्क है। हिंदुस्तान का फ़ौजी हो सकता है, मैं इसे इनकार नहीं करता कि वो अपने वतन के लिए लड़ता होगा, लेकिन वो तनख्वाह के लिए लड़ता है, वो एक इज़्ज़त के लिए और अपने नाम के लिए लड़ता है। जबकि पाकिस्तान का फ़ौजी जज्बा शहादत के साथ आता है, शौक़ शहादत के साथ आता है। आपको मैं फ़र्क बताऊं कि क्या है। जब पाकिस्तान का एक फ़ौजी शहीद होता है तो उसकी माँ को मुबारकबाद दी जाती है, लेकिन हिंदुस्तान का जब फ़ौजी हलाक होता है तो उसकी माँ के साथ जाकर अफसोस किया जाता है। ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि वो ज़िंदा हैं। सूरह बकरा की आयत 154 की तरफ चले जाएँ, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि वो तो ज़िंदा हैं, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर ही नहीं है। और सूरह आले इमरान की आयत 169 में इरशाद फरमाया जाता है कि उन्हें हरगिज़ मुर्दा ना समझो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने परवरदिगार के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं। कितना बड़ा फ़र्क है। ये मरते नहीं हैं, ये ख़त्म नहीं होते, ये तो दरिया हैं, ये तो समुंदर में उतर जाते हैं। और जब हम अपने शोहदा की बात करते हैं, इन कुर्बानियों की बात करते हैं, तो इस वक्त मेरे पास जो एक फ़हरिस्त मौजूद है और मैं इसका आगाज़ करूँगा इस पूरे जो वाक़े का 22 अप्रैल के फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से, जो कि हिंदुस्तान में पहलगाम में किया गया। हम भारत की बात करेंगे, मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा। मैं यकीनी तौर पर इस वक्त जो भारतीय प्रॉक्सीज यहाँ पर उनकी स्पॉन्सरशिप के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा, इनको भी एक्सपोज करूंगा। लेकिन इस वक्त बात होगी अपने शोहदा के हवाले से, उन शोहदा के हवाले से जो 6 और 7 मई को भी उस वक्त शहीद हुए जब भारत ने बुज़दिलाना तौर पर रात के अंधेरे में हमला कर दिया। और फिर मैं उन शहादतों की बात भी करूंगा जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में हुई। और फ़र्क मुलाहिज़ा कीजिए कि उस रोज़ सुबह के वक़्त हमारे फील्ड मार्शल, उस वक़्त आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने जब फजर की नमाज के बाद बाकायदा तौर पर दुआ करवाने के बाद इस हमले का ऐलान किया, इस जिहाद का ऐलान किया, उसका आगाज़ किया, दिन की रोशनी में किया गया। मैं अपने शोहदा के हवाले से कहूँगा कि हम सब उनके कर्जदार हैं। मैं अपने शोहदा के हवाले से कहूँगा कि हम उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भुला सकते। हमें उन्हें याद रखना है। हमें किस किस को याद रखना है? हमें बर्री फ़ौज के उन जवानों को याद रखना है, नाइक अब्दुल रहमान को याद रखना है, लांस नाइक दिलावर खान शहीद को याद रखना है, लांस नाइक इकरामुल्लाह शहीद को याद रखना है, नाइक वकार खालिद शहीद को याद रखना है। हमें सिपाही मोहम्मद अदील अकबर को नहीं भूलना, हमें निसार शहीद और हवालदार मोहम्मद नवीद को भी फरामोश नहीं करना। हमें पाक फ़ज़ाइया के उन हीरोज़ की तरफ भी जाना है जो आज भी ज़िंदा हैं, जो मुझे पूरा यकीन है कि जन्नत में की खिड़कियों से हमारी तरफ देखकर जब हम उनका जिक्र करते हैं तो वो हमें देखकर मुस्कुराते होंगे। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की बात कर लें, चीफ टेक्नीशियन मोहम्मद औरंगज़ेब शहीद की बात कर लें, सीनियर टेक्नीशियन नजीब सुल्तान शहीद का नाम ले लें, कारपोल टेक्नीशियन फारूक शहीद का जिक्र कर लें, या आप यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन मुबशर शहीद, सीनियर टेक्नीशियन अयाज शहीद की बात कर लें। जब मैं इन सब की बात करूँगा तो मैं अपने उन बच्चों की बात क्यों नहीं करूँगा जो भारत की तरफ से हमले में शहीद कर दिए गए। वो मासूम रूहें, वो पाकीज़ा रूहें जो इस वक्त
हमारा इंतज़ार कर रही हैं कि हम भी जन्नत में जाएंगे तो उनसे मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ हव्वा बीबी शहीद की, हबीब की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद उमर की बात कर रहा हूँ, उमर की बात कर रहा हूँ, और फिर दूसरी उमर की भी बात कर रहा हूँ, इर्तज़ा अब्बास की बात कर रहा हूँ, फातिमा की बात कर रहा हूँ, हारून की बात कर रहा हूँ, नबील की बात कर रहा हूँ, हाजरा की बात कर रहा हूँ, इब्राहिम की बात कर रहा हूँ, उमर की बात कर रहा हूँ, उर्वा ज़ुबैर की बात कर रहा हूँ, अम्मार की बात कर रहा हूँ, एहतशाम की बात कर रहा हूँ कि या जन्नत के फूलों खिलते रहो, खुशबुएं फैलाते रहो, हम तुम्हारा नाम लेते रहेंगे, तुम्हें याद करते रहेंगे, अपनी उन बहनों, अपनी माओं को याद करते रहेंगे, अपनी बेटियों को याद करते रहेंगे, कौसर शहीद को याद करेंगे, कनीज़ बेगम को याद करेंगे, मिसबा शहीद को याद करेंगे, मसरत शहीद को याद करेंगे, आयशा सदीक़ा शहीद को याद करेंगे, इक्सा जमील शहीद को याद करेंगे, नबीला जावेद शहीद को याद करेंगे। हमारे मर्दों ने, हमारे शहरियों ने भी जाने कुर्बान की। हाफिज जमील को कैसे भूल जाएं, अल्लाह लोक को, फाजिल को, फरहान को, उसामा को, ज़ियाउल्लाह को, अनवर को, मोहम्मद शहीद को, अली अहमद को, राज शहीद को, अब्दुल मलिक को, अमीन को, मोहम्मद जुनैद को, उस्मान को, निसार को। ये सब शहीद हैं। और सबसे बढ़कर वो हमारे शहीद जो बाकायदा तौर पर मैदान जंग में दुश्मन का मुकाबला करते हुए अल्लाह को प्यारे हुए। और मैं नहीं उनके बारे में कहता, ये तो हकीमुल उम्मत कहते हैं, ये तो शायर मशरिक कहते हैं कि ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, दो नीम उनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत शनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। जी नाज़रीन, 71वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इस अज़म का इजहार किया गया कि भारत के हमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज जो हैं उनका हर सतह पर फैसला कुन मुकाबला किया जाएगा और जो कार्रवाइयाँ हैं उनको जारी रखना नागज़ीर हैं। ये कौन सी प्रॉक्सीज हैं, ये किस तरह काम कर रही हैं और हमें उसका किस तरह मुकाबला करना है, इस पर भी बात करेंगे। इस पर भी हम बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के इत्तेहाद से भारत हमें कितना परेशान नज़र आ रहा है। भारतीय जनरल अनिल चौहान का मैं बयान देख रहा था, जिस तरह वो खौफजदा हैं, और मैं ये बात करता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की ही क्यों बात की जाए, हम इससे आगे बढ़ते हुए तुर्की और अज़रबैजान को भी इसमें क्यों ना शामिल करें। और जब ये 5 मुल्की इत्तेहाद बनेगा तो फिर दुश्मन का क्या हाल होगा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अफगान तालिबान और भारत का गठजोड़ भी जो है बेनकाब हो रहा है। ये सारी सूरत हाल है क्या, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं अपने जो मौजूद पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ, उनका आपके साथ तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। और सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब का बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली के साथ साथ हमें यहाँ पर स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं अहमद वड़ाइज, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और इसके साथ ही अब्दुल्ला हमीद गुल जो कि तहरीक जवानान पाकिस्तान के सरबराह हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। और आज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें भारतीय प्रॉक्सीज की बात की गई और बार बार ये बात की जाती है, आप इस पूरी कॉन्फ्रेंस को, इसके एलामियों को किस तरह देखते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बहुत अहम मंथली इवेंट होता है, जिसमें एक महीने से एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से लेकर दूसरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तक के दरमियान में जो वाक़यात वक़ू पज़ीर हुए होते हैं या जो ऐसे इशू जो तवज्जो के मुस्तहिक़ होते हैं, उसके अंदर ऑपरेशनल इशूज़ भी शामिल हैं, उसके अंदर लॉजिस्टिक इशूज़ भी शामिल हैं, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी शामिल होते हैं, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिनको, क्योंकि पाकिस्तान के जो कोर कमांडर्स हैं, जो डिव हेडक्वार्टर्स हैं, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान में उनका अहाता जो है फैला हुआ है, तो तमाम चीज़ों को एक नुक्ते पे मरकूज़ करना और फिर उस डायरेक्शन से पूरी फ़ौज के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ को चलाना, वो रिक्वायरमेंट होती है। अभी आपने इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का चूँकि जिक्र किया, तो देखना ये है कि जैसे आपने इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं देखता हूँ और जिसको हमेशा से हम उठाते रहे हैं, कहते रहे हैं, और पूरा पाकिस्तान उसकी वजह से, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के अदारे उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं। हमारी कोई 84,000 से ज़्यादा सिविलियन उसकी शहादतें हो चुकी हैं। उसके साथ साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है, ये जो 4,000 के करीब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो शहीद हुए, वो उसी वजह से शहीद हुए हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जो भारत की प्रॉक्सीज़ हैं। सही। अब शुक्र ये है इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हम कम से कम भारत, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो मजहबी बुनियादों पर भी दहशतगर्दी की गई और जो हमारे हमसाया मुल्क से, अफगानिस्तान से दरअंदाजी की जाती है, उनके पीछे भी स्पॉन्सरशिप की बात कर लें, उसमें भी इंडिया हमें मिलता है। देखिए, जो भी मुल्क मज़हब के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर मज़हब को शामिल करता है, वो मजहबी दहशतगर्दी का मर्तकब होता है। और ये सबसे ज़्यादा इस टाइम फ्रेमवर्क में भारत ने अपने मज़हब का बेड़ा गर्क कर लिया है, क्योंकि वो उस मजहबी दहशतगर्दी में मुलव्वस है जिसका उसने 1925-1928 में इस बात पे आरएसएस बना के इजहार कर दिया था कि भारत के अंदर सिर्फ हिंदूज रहेंगे और अगर उसके अलावा कोई कौमियत होगी तो या तो उसको हिंदू बनना पड़ेगा या हम इसको मार देंगे। और उसके बाद भारत की जो पैदाइश है वही दहशतगर्दी पे हुई है। और दहशतगर्दी पे इसलिए भारत से दहशतगर्दी से हट के भारत सोच नहीं सकता, इसलिए दहशतगर्दी पे पैदाइश हुई है कि 1947 में जब पाकिस्तान भारत आज़ाद हुए थे तो 47 में एक महीने बाद आरएसएस जो आज पावर में है भारत के अंदर, बीजेपी जो दहशतगर्द तंजीम है, उसने अपने ही बापू को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी थी, जिसकी तस्वीर अब पीछे लगा के बैठे होते हैं और तालियां बजा रहे होते हैं। आज हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के कातिल बरसर इक़्तिदार है। जो मुल्क जो अपने बाप को मार दे, उससे आप क्या तवक्को करते हैं? ये प्रोडक्ट है दहशतगर्दी की। नरेंद्र मोदी प्रोडक्ट है दहशतगर्दी की। उसके साथ मिल गया कुछ ऐसा क्रिमिनल्स का ग्रोह जिसका नाम है अजीत कुमार डेविल, जिसका नाम है अमित शाह, जिसका नाम है बाबू बजरंगी, जिसका नाम है राजनाथ सिंह। ये तमाम जो आरएसएस के शाखाज है ना, 12,500 शाखाज हैं आरएसएस के, जहां ये पाकिस्तान मुनाफकत की, पाकिस्तान नफरत की तरबियत देते हैं। उसके बाद हिटलर की तरह, जिस तरह वो ओथ लेता था ना, काली वो अपना खाकी रंग की नेकरें पहन के हाथ आगे करके हाइल हिटलर की तरह और पाकिस्तान के खिलाफ मुगज़लात बकते, ये वो प्रॉक्सीज हैं जिनको इन्होंने जन्म दिया है। और उसके अंदर आपको पता है BLA, BRF, BNA, ये फितना अल ख्वारिज, और इसको सपोर्ट करता है VHP और RSS। अब VHP, RSS और बीजेपी का एक संघ परिवार बना हुआ है, जिनका वो बेसिक फिलॉसफी जो है वो बेस करती है कि नफरत और मुनाफकत और किलिंग की सियासत करो, क्योंकि गुजरात के अंदर जो कुछ उन्होंने मुसलमानों के साथ किया था उसी पे बेस करके नरेंद्र मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा गया था, अमेरिका का वीजा उसको डिनाई किया गया था। अब भारत इस दहशतगर्दी में यहां नहीं रुका, भारत इस दहशतगर्दी में नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द के अंदर जो हिटलर और मुसोलिनी से भी जलील तरीन दहशतगर्द है, उसकी पैटर्नेज में वो कनाडा में भी पहुंच गया, वहां सिखों को मारा, अमेरिका पहुंचे वहां सिखों को मारा, इंग्लैंड पहुंचे वहां सिखों को मारने की। उसके साथ साथ आपको पता है कतर के अंदर ये जासूसी करते हुए पकड़े गए, इनके एक अपना ब्रिगेडियर था और 10 लोग थे, इनको फांसी की सजा हुई। तो नरेंद्र मोदी फिर वो जाके जो है वो हाथ बांध के माई बाप का
करके वहाँ पे लेट गया, जो इनकी आदत होती है, वहाँ से उनको बचा के लाया। उसके बाद अभी आपने रिसेंटली देखा कि ईरान के अंदर जो 134 लोग पकड़े गए हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी कर रहे थे, ईरान के ख़िलाफ़ जो जासूसी कर रहे थे, उस वे से 78 भारतीय लोग हैं। और जो एक रॉ का जो नेटवर्क चला रहा था, वो एक इनका अपना एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसकी दुबई के अंदर 5 कंपनियां हैं, और वो रमज़ान के नाम से उस नेटवर्क को चला रहा था। तो अब ईरान को भी पता चल गया इससे पहले। हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो वो कुलभूषण यादव आया था, उसने चाबहार में ही एक कंपनी बनाई हुई थी। पाकिस्तान बारहा ईरान को पॉइंट आउट करता रहा कि आपकी धरती से हमारे अंदर जो है जासूसी हो रही है, लेकिन आज कम से कम उसके प्रूफ आ गए। तो एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी में और मुल्कों के सॉवरेन कंट्रीज के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करने में इन्वॉल्व है, आप उसका करेक्टर जज कर सकते हैं। तो इस किस्म की जितनी प्रॉक्सीज को फाइनेंस कर रहे हैं, अब ये फाइनेंस कर रहे हैं थ्रू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की मुझे समझ नहीं आती कि एक मुसलमान मुल्क होते हुए भाई आप किस तरह उस हिंदू दहशतगर्दों के साथ उन प्रॉक्सीज को आप एड कर रहे हैं या उनको शेल्टर कर रहे हैं, जो सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई वाकयात होते हैं तो वहाँ मुसलमानों का ही खून बहता है ना। तो ये जो प्रॉक्सीज अब काम कर रही हैं, जो बलोचिस्तान में काम कर रही हैं, ये प्रॉक्सीज जिनके हेडक्वार्टर नूरिस्तान में हैं, काबुल के अंदर इन्होंने बहुत सारे लोगों को सेफ हाउसेज में रखा हुआ है। तो इन प्रॉक्सीज के खिलाफ पाकिस्तान को तो एक बड़ा, पहले भी हम करते रहे और कितने बड़े हमने ऑपरेशन किए। आप शुरू हो जाइए दीर से, सवाल चित्राल से शुरू हो जाइए और अजरबैजान तक आइए, उसके बाद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तक आइए, और फिर पाकिस्तान में के अंदर जितनी दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं उसमें हमने बाकायदा उनके प्रूफ दिए हैं, जहाँ पे भारतीय लोग जो हैं यहाँ पे उनके दहशतगर्द जो हैं यहाँ पे वाकयात करते हुए पकड़े गए। उसके मुताबिक डॉजियर जो हैं वो यूएनओ में जमा कराए गए हैं। उन डॉजियर पे बात करने की बात कही है। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में मामला उठाया, ह्यूमन राइट्स कमीशन में मामला उठाया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और एशिया वॉच और ह्यूमन राइट्स वॉच का आप रिकॉर्ड उठा के देख ले, जो कुछ यानी जिस मुल्क के अंदर आपको याद हुआ पौशपुरा, कुनान पौशपुरा में ह्यूमन राइट्स वॉच कहती है 100 औरतें और एमनेस्टी इंटरनेशनल की 75 औरतें, उनको दिन के 10 बजे इंडियन आर्मी की एक यूनिट थी 4 राजपूताना राइफल, उसके एक मेजर जो उनका एडजुटेंट था और उसके साथ 6 और सिपाही और उन्होंने उन लोग औरतों को, बेचारियों को एक लाइन में खड़ा करके उनके बेटों के साथ, उनके वालिदैन के सामने उनको उनकी आबरूरेजी की थी। और फिर उस आबरूरेजी ये तो बड़े सर, ये सारे का सारा जो इस वक्त मंजरनामा बन रहा है, आपने एक बड़े अहम नुक्ते की तरफ यहाँ पर निशानदेही की। और अभी जो ताज़ा तरीन एक और वीडियो सामने आई, आपने कहा कि अफगानिस्तान को और भारत का जो गठजोड़ रहा और वहाँ पर जिस तरह स्पॉन्सरशिप की जाती है, साबिक अफगान कमांडर जनरल सैयद समी की जो वीडियो अभी सामने आई, जो उनका बयान सामने आया, उसने अफगान तालिबान और भारत का गठजोड़ जिस तरह बेनकाब किया है, करीबी रवाबित सामने आए हैं, पुष्टपनाही की जा रही है। हाँ, बड़ी आपने अहम बात की। ये सवाल लेकर मैं अब्दुल्ला साहब की तरफ जाऊंगा। अब्दुल्ला गुल साहब, ये क्या चीज़ बात है, ये किस किस्म की एक आप इसको सियासत समझते हैं कि एक मुसलमान मुल्क है और वो मुसलमानों के मुकाबले में वहाँ के जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, दहशतगर्दी करने वाले हैं, वो इंडिया से स्पॉन्सरशिप लेते हैं, भारत के साथ जाते हैं, रॉ के साथ जाते हैं, क्यों, किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हमें देखना है कि काबुल जो है वो कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा था, चाहे वो शाह का ज़माना था या फिर उसके बाद नजीब का ज़माना आया या फिर दाऊद का आया या दीगर का आया, तो काबुल आपके साथ कभी नहीं खड़ा था। और फिर जो काबुल आया, अब जो अमेरिका वहाँ मौजूद था, उसके बाद काबुल ज़ाहिर है वहाँ के लोगों को फैसिलिटेशन हुई, मगरिब ने बहुत पैसा लगाया और भारत जो है उसकी 4.2 बिलियन डॉलर की तकरीबन इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। पानी वो रोकना चाहता है, दरियाए काबुल के ऊपर वो बंद बना रहा है, दीगर काम कर रहा है, प्रोजेक्ट्स कर रहा है और चाहता है कि वो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो अफगानिस्तान में हासिल कर ले। लेकिन इसीलिए उसने 5 कौंसल खाने जो हैं वो अफगानिस्तान में बना रखे थे ड्यूरिंग द डेज ऑफ जब अमेरिकन फोर्सेस वहाँ मौजूद थी। साथ ही साथ जो है वो नूरिस्तान जो है उनके प्रोविंस के अंदर वहाँ नौम एक जगह है जहाँ बाकायदा उनका एक हेडक्वार्टर था, जहाँ रॉ, CIA, मोसाद
और इसी तरीके से एनडीएस जो उनकी बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वो वहाँ काम कर रही थी। साथ ही साथ जो है हमें अमरुल्लाह सालेह और इसी तरह से हनीफ अतमर और जो स्थानिक रई वगैरह थे, ये तमाम कहाँ के थे? ये इंडियन ग्रेजुएट थे, वहाँ से पढ़े थे। फिर डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो था, आपको याद है वो आज भी उसका घर इंडिया के अंदर मौजूद है। तो इंडिया के इन्वेस्टमेंट बहुत है और अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़सोस की बात ये है कि ये लोग जो है ये दे कैन बी ईज़िली हायर्ड। इनको जो है वो आप एंगेज कर सकते हैं डेली वेजेस के ऊपर, इनको आप खरीद सकते हैं और इनके जेब में पैसा डालें। लेकिन इस बार मार्का हक के अंदर एक बड़ी अजीब बात जो है वो सामने आई। अफगानिस्तान के अंदर आम आवाम जो थी उन्होंने सवाल उठा लिया कि जनाब आप अफगान पाकिस्तान और भारत के माबैन कुफर और इस्लाम के दरमियान में जंग है और आप तो कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, तो फिर आपका जो है भारत का दौरा जो है वो क्यों हुआ और भारत की जो सपोर्ट है, क्योंकि पहले ये बयान आया कि जनाब हम जो है वो पाक और पाकिस्तान और भारत के मामले में जो है वो न्यूट्रल हैं। उसके बाद जो है वो फौरन उन्होंने भारत का दौरा कर लिया। तो ये यकीनन ये मेरे ख्याल में एक वेंडेटा है, एक जो उनके रिएक्शनरी तौर के ऊपर जो है उनकी कुछ अपनी महरूमियां हैं। लेकिन ये याद रखें कि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। वो चल नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर उनके हमने लोगों को बहुत अरसा जो है वो पनाह दी और आज भी वहाँ दी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद देखिए असल बात यह है कि भारत पैसा खर्च कर रहा है। क्या बीएलए के ऊपर नहीं खर्च कर रहा है? क्या टीटीपी पे खर्च नहीं कर रहा है? वो तो जो है अफगानी भी नहीं है ना, ये तो पाकिस्तानी है। इसलिए हमें ये भी देखना है कि अफगानिस्तान के अंदर $10 बिलियन का अमरीकी असला भी मौजूद है, जो यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, जिसका खुद पाकिस्तान जो है वो कई दफा बता चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे ख्याल में आज की जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर दो बातें बड़ी अहम थी। पहली बात यह है कि दौरा अमेरिका के बाद से जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसके ऊपर ज़ाहिर है अपने कमांडर्स को ब्रीफ करना था। दूसरी बात यह है कि दहशतगर्दी के हवाले से जो हम अफगानिस्तान के अंदर खास तौर पे और देख रहे हैं ईरान की जानिब से जो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार सामने आया। खुद रजा अमीरी मुकद्दम जो है एम्बेसडर हैं, उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा। उन्होंने कहा जंग के दौरान दो मुल्क हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े थे और हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने कहा कि वो पहला पाकिस्तान था और दूसरा सऊदी अरब था। तो सऊदी अरब के मुतालिक ये स्ट्रॉन्ग बयान उनकी जानिब से आना मेरे ख्याल में ये एक बड़ा एक हैरानकुन बात थी। लेकिन इसका मतलब यह है कि ईरान की तरफ से जो प्रॉक्सीज चल रही थी भारत की, जिस तरीके से अभी ब्रिगेड साहब ने वो 78 लोगों का जिक्र किया रमजान का और उसका सारा, तो ये अंदाजा हो गया, ईरान को अंदाजा हो गया कि ये इसराइल के दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त नहीं है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक 909 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर आप एक नई सूरत हाल देखेंगे। फितनतुल खवारिज और इसी तरीके से जो बीएलए और जैसे दहशतगर्द हैं, इन लोगों को जो है इनकी सरकोबी की जाएगी। अफवाज पाकिस्तान ने एक नए अज़म के साथ इजहार किया है। पाकिस्तान के ऊपर जो एक ट्रबल थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता भारत की जानिब से जो कि ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर थी वो अब कम हो रही है। अब हम जो है अपने आप को ज्यादा फोकस करके दहशतगर्दी के खिलाफ नए सिरे से नबर्द आजमाओगे। दूसरा यह है कि अमेरिका के साथ भी हमने इस मामले को उठाया है और अमेरिका जो है मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आपको इसके ऊपर दहशतगर्दी में, क्योंकि जब दोहा एकॉर्ड हुआ था तो दोहा एकॉर्ड के अंदर दो फरीकैन जो थे वो जामिन थे, एक अफगान तालिबान थे और दूसरा अमेरिका था। और जाहिर है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर जिम्मेदार कंट्री है और इसके ऊपर जो है अगर कोई इस किस्म की दहशतगर्दी होगी तो जाहिर है इसके बहुत दूररस जो है वो नताइज निकल सकते हैं। बिलखसूस बलूचिस्तान हो गया या खैबर पख्तूनख्वा हो गया। अब आप देख लीजिए कि ये कौन लोग हैं। इसका मतलब ये है कि ये जब पाकिस्तान भारत का जो जंग हुआ मार्का हक, उसके अंदर जिल्लत उठाना पड़ी भारत को, एक हजीमत उठाना पड़ी, तो अब वो जो है ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरीके से आपने, पहले तो मैं आपको जरूर खराजे तहसीन पेश करूंगा, जिस मोहब्बत भरे अंदाज में आपने, यकीन माने हमारी भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये शोहदा हैं, ये हमारे बच्चे हैं। और पाकिस्तान अफवाज ने जिस तरीके से हमारे फतह 1 और फतह 2 मिसाइल के ऊपर इन बच्चों के नाम लिख के
भारत की तरफ जो है वो मिसाइल दागे, ये अफवाज पाकिस्तान को क्रेडिट हमें देना पड़ेगा। ये हमें उनकी जो बसीरत है उसको सलाम करना पड़ेगा। हमें जो है अपने चीफ की जो बात है कि उन्होंने अल्लाह के नाम से लेके बुनियान मरसूस नाम रखा, और उसके बाद ये बुनियान मरसूस कहाँ था? जब भावलपुर के अंदर जब वो मस्जिद को शहीद किया गया तो उसके ऊपर बुनियान मरसूस लिखा हुआ था, वहां से ये नाम आया। और फिर अल्लाह का नाम लेके जो है सुबह फजर के बाद हमने दिन की रोशनी के अंदर दुश्मन को वो तारीखी सबक सिखाया कि जिसके चर्चे जो है आज मगरिब में बकायदा उनके वॉर कॉलेजेस में पढ़ाए जा रहे हैं कि आखिर 5 गुना छोटा मुल्क जो है वो कैसे अपने से एक मजबूत मुल्क के ऊपर हावी हो गया, न सिर्फ अस्करी तौर पर बल्कि अब मैं समझता हूं कि हम जो सिफारती सतह पे उनके साथ हम जो है वो एक अप लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा मीडिया समेत पीटीवी के सुरखरू हुआ, भारत का गोदी मीडिया जो है वो जलील और रुस्वा हुआ। आज मगरिब का मीडिया जो है वो ये कहने पे मजबूर हो गया। आज भारत को अपने 250 लोगों को मेडल देने पड़ रहे हैं तो वो 250 लोग मुर्दार हुए ना। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारा जो है वो शहीद होता है। हमारा ये यकीन है कि जब पहला खून का कतरा गिरने से पहले उसकी अल्लाह से मुलाकात हो जाती है। तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि हमारा तो शहीद होता है, वो जिंदा होता है, तो भारत का जो है वो शहीद नहीं होता, वो मुर्दार होता है। इसी वजह से उसकी माँ के पास मुबारकबाद के लिए नहीं जाया जाता, उसको अफसोस किया जाता है, क्योंकि उनके यहाँ जो है ये मामलात नहीं चल सकते। इसी वजह से उनके पास उनकी इतनी बड़ी संस्कृत लैंग्वेज है, उसके अंदर शहीद का मुतबादिल कोई नहीं है। वो भी कहते हैं इंशाल्लाह, वो भी कहते हैं माशाल्लाह, ये बातें वो भी करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान एक अजीम तोहफा है। और अब जो आखिरी बात है वो ये है कि कौन कौन सी प्रॉक्सीज हैं। प्रॉक्सीज एक तो वो हैं जो अमलन दहशतगर्द हैं, एक प्रॉक्सीज वो भी हैं जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जिनके 27 यूट्यूब चैनल जो है वो बंद किए गए, वो भी जो है वो भारत और इसराइल की प्रॉक्सीज हैं, वो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो बुग़्ज़ फैलाते हैं, वो जो नफरतें बांटते हैं, वो जो मुल्क को तकसीम की बातें करते हैं, वो लोग जो 14 अगस्त के ऊपर पाकिस्तान के परचम को जो है वो तदफीन करते हैं, खुदा का खौफ करें। इस बात को मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैंने 1 किलोमीटर लंबा परचम अपने जेब से बनवाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको लेके गए और हजारों पाकिस्तानी जो लोग थे, जवान थे, अब्दुल्ला भाई, ये लोग कभी कामयाब नहीं होंगे जब तक आप जैसे नौजवान मौजूद हैं और तहरीके जवानाने पाकिस्तान मौजूद है। मैं भी आपकी जज्बातियत को देख रहा हूँ, आपके जोश को, आपके जज्बे को देख रहा हूँ, और इनका मुकाबला होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये बयानिए की जंग है ना इस वक्त, इसी में ये कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, हम उस बयानिए की जंग को जीत रहे हैं, भारत जैसे मुल्क से भी जीते हैं, और ये जो भारत की ज़बान बोलने वाले हैं इनसे भी जीतेंगे। मैं वड़े साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस किस तरह देखते हैं आप अंदरूनी सूरत हाल को पाकिस्तान की और ख़ारजी बैरूनी सूरत हाल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम साहब, आपने बड़ी तफसील से खुद भी बात की है और सारे पैनल में बड़ी अच्छी बातें की है। मैं ये समझता हूँ कि जो शहीद की जो मौत है ना, वो कौम की हयात होती है। आप पाकिस्तान के जो पहले शहीद थे, हमारे एक फ़ौजी जो कैप्टन मोहम्मद सरवर थे, वो 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के महाज पर भारत के साथ लड़ते हुए जो है वो दुनिया से रुखसत हुए थे। उनसे लेकर आज तक, आज का जो सिपाही निसार मादरे वतन के ऊपर हालिया जंग में जो कुर्बान हुआ है, तो आप ये देखिए कि ये हमारी शहादतों का जो सिलसिला जारी है, इसमें पूरी कौम की हयात और पूरी कौम की ज़िंदगी है, और 77 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। तो बात कहने का मतलब ये है कि जो हमारे शोहदा हैं, जिस तरीके से सीना सुपर होकर पाकिस्तान की फ़ौज ने, हमारी आर्मी ने, यानी भारत का, हिंदुस्तान का जो उनका मुकाबला किया है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। मैं तो कहता हूँ कि जो शहीद का खून है वो तो बहुत पकीज़ा है, वो तो बड़ा पाक खून है। मैं अगर बतौर एक सिविलियन के, अगर एक आम आदमी के, अगर सिविलियंस कौम की नुमाइंदगी करते हुए मैं एक शेर में ज़रूर नुमाइंदगी करना चाहता हूँ कि इसी जगह से कई रास्ते मिलेंगे, पलट कर आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी पाकिस्तान के नाम पर जंग हो गई तो, अगर कभी पाकिस्तान के नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। वाह। तो ये है कि पूरी कौम जो है, वैसे इस दफ़ा मैं आपको एक बताऊं, इस ऑपरेशन बुनियान मरसूस से पहले भी पूरा जब मार्का हक चल रहा था और बड़ी बड़ी 6 और 7 वाला काम भी वो ऑपरेशन संदूर के नाम पे उन्होंने कर दिया था। अहमद, बात वाकई दुरुस्त है, पाकिस्तानियों ने जिस हिम्मत का, जिस हौसले का
और जिस जिंदा दिली का मुजाहरा किया है वो हैरान कुन है, वो हैरान कर देने वाला है। डरे नहीं है बिल्कुल। सर ये देखिए कि पाकिस्तान की मतलब ये टोटल जो तारीख है उसमें ये पहली बार आप ये भी देखें कि कितनी अजीम आपके पास अस्करी क़यादत मौजूद है और सियासी और अस्करी क़यादत दोनों मिलकर किस तरीके से एक जामिया प्लान बनाकर भारत का और हिंदुस्तान का और जो हमारा दुश्मन है उसका मुकाबला कर रहे हैं। इंटरनली भी हम यहाँ बैठकर मुकाबला कर रहे हैं, यानी कि जो उनकी प्रैक्टिस हैं, जो जैसे आपने कहा कि अंदरूनी क्या हालात हैं, देखिए बिल्कुल। मैं एमएस से दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। असल में पता है इस वक्त सूरत हाल क्या बनी हुई है, बहुत सारे लोग टिकटॉक पे और शॉर्ट वीडियोस पे बड़ा तनकीद भी करते हैं, कहते हैं कि जनाब हमारी ये सकाफत, हमारी कल्चर, हमारी जो एक रवायात हैं उनके मुताबिक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब पाक भारत जंग हो रही थी तो जो शॉर्ट वीडियोस आई, जो पाकिस्तानियों ने जिस तरह रिएक्ट किया, जिस तरह मीम्स बनाई, अहमद कमाल नहीं हो गया वैसे? सर मैं पिछले मैं दिन समझता हूँ पहली दफा पाकिस्तानियों ने जंग एंजॉय भी बड़ी एंजॉय किया है, मतलब जंग को enjoy किया। खौफजदा हमारे शहर मुझे में यकीन करें, इंडिया की हमारे पास वीडियोस में देख रहे थे, हमारे तो अकाउंट इंडिया ने ब्लॉक करवा दिए सारे के सारे, लेकिन जो इंडिया की वीडियोस थी जो मेरे पास आ रही थी, मैं देख रहा था कि कहीं पर कोई सायरन बजा है और जिस तरह उनकी दौड़ें लगी हैं और जिस तरह वो रेलवे स्टेशनों पर भी हमें बेंचों के नीचे घुसते हुए नजर आए हैं। पाकिस्तानी तो बैठ के अपने फौजियों के साथ फायर करवा रहे थे सारे के सारे। जी इस तरह हमारे शहर डिस्का में ऐसे हुआ है सर। हमारे शहर से भी मतलब जो है वो बड़ा एक पॉइंट है जहां से वो मिसाइल दागे गए हैं, तो हमारे लोग साथ बैठकर देख रहे हैं। डस्का तो खैर जी हमेशा से ही शानदार रहा है पूरी टैंकों की जंग के हवाले से। अच्छा, इसका एक और पहलू जब हम बात करते हैं इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो ब्रिगेडियर साहब इस वक्त जो अभी जो अहमियत बयान की, आपने भी बयान की, अब्दुल्ला साहब ने भी बयान की कि वो दौरा अमेरिका के हवाले से भी थी, वो हमारे दोस्त ममालिक के हवाले से भी थी। इस वक्त इंडिया जो है खौफजदा नज़र आ रहा है। उनके बाकायदा जर्नैल इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये कोई चीन और बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल जाते हैं, ये तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। और मैं तो इससे भी आगे बढ़कर कहता हूँ कि मैंने अभी वज़ीर आज़म के हालिया दौरे देखे, उनकी तस्वीर देखी, उनकी वीडियोज़ देखी, जिस तरह हमने प्रेसिडेंट अलियोव के साथ उनको देखा, जिस तरह हम प्रेसिडेंट उर्दवान के साथ उनको देखते हैं, मुझे तो लगता है कि अज़रबैजान को और तुर्की को भी इसमें शामिल करें तो ये एक बड़ा ही शानदार किस्म का इत्तेहाद बन सकता है। जब हमेशा जब आपका बयानिया, नैरेटिव, स्टांस, आपकी जो बुनियाद है, जब वो सच पे होगी और हकीकत पे होगी और ग्राउंड रियलिटीज़ पे होगी, तो आपको तमाम मदारों के अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन नज़र आएगी। जब आपकी बुनियाद, आपका नैरेटिव झूठ पे होगा तो वो आपको हर बंदा डिफरेंट डायरेक्शन में जाता नज़र आएगा। जैसे आप भारत का भी, ये जैसे आपने जिक्र किया, अगर ये जो ऑपरेशन के बाद से लेके आज तक जो उनके बयानात आए हैं, अगर आप उनका तजिया कर लें तो कर्नल सोफिया से लेके आप उनके गोदी मीडिया को तो छोड़ दें जिसने लाहौर में बंदरगाह बना दी थी और कराची में अभी मैंने बात करनी है थोड़ी सी अर्नब स्वामी पे बात करनी है, वो उसकी बात ना करें, उसकी बात करें। जो जिस तरह वो कल चीख रहा था, मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर से भी एक रिक्वेस्ट करनी है। आपको पता है ही इज पेड बाय नरेंद्र मोदी स्पेशली, वो टाउट है। उसकी बात करना, उस जैसे एंकर की बात करना पाकिस्तान मीडिया की इज्जत के खिलाफ है। ही इज अ सेल आउट। आपको पता है वो लोगों को पैसे देता है इंडिया के खिलाफ बात करने की और फिर खुद 10-10 मिनट बकवास करता रहता है। जो शख्स अपनी आवाज को ऊंचा करके बात करता है, इसका मतलब है उसका तमाम बयान झूठ पे मबनी। सही। अब आप देखिए कर्नल सोफिया से शुरू हो जाइए, उनके डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तरफ आ जाइए, आप उनके CDS की तरफ आ जाइए, आप कल जो उनका डिप्टी आर्मी चीफ का बयान आया, आपको हर एक का बयान जो है डिफरेंट डायरेक्शन में और डिफरेंट टेंजेंट में नजर आएगा। CDS कहता है कि अच्छा जी हाँ नुकसान तो हुआ है, लेकिन नुकसान तो होता ही है जी। डिप्टी एयर चीफ कहता है कि नहीं जी हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। जब उनका एयर चीफ ऑफिसर से खिताब करने के लिए एक ऑडिटोरियम में जाता है तो 2 ऑफिसर उससे उठ के सवाल पूछते हैं कि जी आपने हमको मरवा दिया क्योंकि आपने हमारी ट्रेनिंग नहीं करवाई। तो इंडियन एयरफोर्स पुलिस उसको उठा के बाहर ले जाती है। बिपिन रावत की जो डेथ हुई थी, जो उनका CDS था जिसकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई थी, उसके हेलीकॉप्टर को सेबोटाज किया था इंडियन एयरफोर्स ने।
और उसको फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ये कहा कि जी वो लो एल्टीट्यूड पे आके एक पहाड़ी से टकराया, पहाड़ी वहाँ आपको नज़र नहीं आएगी, ग्राउंड पे आके वो स्ट्रेट हिट हुआ था। तो जब आप अपने अंदर ही, और जिस मुल्क की 6 लाख फौज कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी कर रही हो, उसका बयानिया ही दहशतगर्दी हो, यानी वहाँ पे 14 एंटी ह्यूमन लॉज लगे हुए हैं पिछले 20-15 साल से, जो इंसानियत की तजलील है। पोटा इंसानियत की तजलील है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इंसानियत की तजलील है, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट इस्लामियत की तजलील है, जम्मू एंड कश्मीर सिक्योरिटी एक्ट इन्हें इंसानियत की तजलील ये करते। यानी आपको याद है एक इंडियन आर्मी के ड्राइवर ने, एक अफसर ने एक कश्मीरी को जीप के ट्रंक पे बांध के और उसकी वीडियो बनाई। तो इस किस्म की फौज से आप क्यों तवक्को करते हैं, या इस किस्म की पॉलिटिकल लीडर? अब इनके अंदर आज जो कुछ हो रहा है ये इनकी अपनी ही डूइंग्स है। इन्होंने नेपाल के साथ क्या किया, इन्होंने भूटान के साथ क्या किया, इन्होंने रीजन के जितने मुल्क हैं, इन्होंने कनाडा के साथ क्या किया, अमेरिका के साथ क्या किया, इन्होंने इंडिया में जाके क्या किया, कतर में जाके क्या किया, ईरान में जाके। जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे, जहाँ पे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि सॉवरेन कंट्रीज के इंटरनल अफेयर में आप मुदाखलत कर रहे होंगे, तो वहाँ आप दुनिया आपको फिर पूछेगी, दुनिया आपके मुंह पे लात मारेगी ना। यानी जब नरेंद्र मोदी जब गया था, ये जो अवार्ड देने की बातें कर रहे हैं, देखिए अवार्ड तो इन्होंने पायलट्स को, यानी कि आप मान गए ना, पहले मान नहीं रहे थे कि राफेल अवार्ड तो इन्होंने अभिनंदन को भी दिया था। अभिनंदन तो पाकिस्तान में गिरा था यार, उसको तो रिटायर कर देते जब वो जाता। लेकिन अपनी खिफत को छुपाने के लिए, झूठ को छुपाने के लिए, अब आप अंदाजा लगाएं ना, आपको याद है वो वीडियो आई थी जब अभिनंदन को मारा गया था, तो पीछे उसकी जो कंट्रोलर थी वो तो कहती नंदन गो कूल, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया था, तो नंदन कूल नहीं जा सका, डूल हो गया। तो मानने का मतलब ये है कि जब आप इनके बयानात देख लीजिए। अब जो आपने बात की ना पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने अगर आज पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, 940 किलोमीटर का बॉर्डर आप शेयर करें। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो चाइना की डेवलपमेंट है और जो हमारी कोऑपरेशन चल रही है, और चूंकि सार्क खत्म हो चुकी है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि पाकिस्तान, चाइना ने कहा कि चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, और चाइना के एक और बयान था जो आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था दुनिया अमेरिका के बगैर भी रह सकती है। तो अगर दुनिया में कोलेशंस बन रही हैं, ब्रिक्स बनी है, क्वाड बनी है, अभी ब्रिक्स का रेडियो जनरल में इजलास हुआ, आपने देखा होगा। इससे पहले एससीओ का जो इजलास हुआ, वहां जो राजनाथ सिंह गया था, उसने जाके वहां पे पहलगाम के वाकये को साबित, पहलगाम के ऊपर पूरी दुनिया ने कहा है कि पहलगाम का वाकया इंडिया ने करवाया है, और हिंदू मिलिटेंट किसी जगह वो पाकिस्तान को शामिल नहीं करवा सके। ने विजिट किया था तो इंडिया की हिंदू मिलिटेंट ने 38 सिखों को चिट्टी सिंहपुरा में पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारी थी। इसी तरह पहलगाम में इन्होंने हिंदू मिलिटेंट को इस्तेमाल किया है, और बीएसएफ के जो दहशतगर्द थे उनको इस्तेमाल किया है। आपको पता है पहलगाम में जहां पे वाकया हुआ था, वहां से 2.5 किलोमीटर बीएसएफ का कैंप है, तो वो तमाम के तमाम जो किलर्स थे वो जाके बीएसएफ के कैंप में छुप गए थे। तो ये इनकी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, मैं दोबारा ये जो सवाल जो था, मैं अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ भी ले जाना चाह रहा हूँ। अब्दुल्ला साहब, इस वक्त अगर बात की जाए पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जब उन्होंने दौरा किया चीन का, तो वो बड़ी एक अच्छी टाइज उनकी बनी। अब दूसरी तरफ हम तुर्की और आज़रबाईजान को भी देखें तो वो भी गैर मशरूत तौर पर साथ हमें नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल है भारत का जो जर्नैल है उसको सिर्फ पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश नहीं, बल्कि इसके साथ साथ तुर्की और आज़रबाईजान से भी खौफजदा होना चाहिए। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अलायंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, ये ऐसा उन्होंने कहा है। उनके डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहुल सिंह ने अभी इस बात को कहा है कि पाकिस्तान को लाइव जो है वो फीड आ रहा था चाइना की जानिब से, और तुर्की का उन्होंने नाम लिया कि पाकिस्तान, तुर्की और जो चीन है, ये 3 मुल्क जो है वो हमारे खिलाफ नबर्द आजमा थे। आज़रबाईजान ने, जाहिर है आपको पता है कि फिर इंडिया ने आज़रबाईजान के साथ और तुर्किया के साथ जो अपने सिफारत, जो उनके ये टूरिज्म था, उसको भी कट डाउन कर दिया। उनकी एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज के साथ चल रही थी उसको भी उन्होंने जो है वो क्रैक किया, और जो तुर्किया की जो कंपनी थी जो कि वहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रही थी भारतीय एयरपोर्ट्स के ऊपर, उनको भी जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो ये वो तमाम बातें हैं जिसका उनको इस चीज का अंदाजा है। लेकिन इससे क्या हो रहा है भारत का, देखें ना, जो उनका नजरिया था, जो वो कहते थे कि हमने आपका जो 2 कौमी नजरिया है वो बे ऑफ बंगाल में जो है वो डुबो दिया, असल में तो बात ये नहीं हुई। असल में
तो ये हुआ कि जो भारत का तमाम गरूर था, भारत का तमाम जो इन्वेस्टमेंट थी बांग्लादेश के अंदर, जो उनका हसीना वाजिद के ऊपर और उससे पहले उसके बाप के ऊपर इन्वेस्टमेंट थी, तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि फिर 50 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए और कायदे आजम जिंदाबाद के नारे लग गए। भारत के परचम जला दिए गए और शेख मुजीब और उसके खानदान की तमाम बाकियात मिटा दी गई। लोगों का ये आलम था कि वो उसके मुजस्मे पे यूरिनेट कर रहे थे, अस्तगफिरुल्लाह। और साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान के हवाले से इतनी अच्छी बातचीत। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुई है, पॉलिटिकल आइसोलेशन हुई है, जो ह्यूमिलिएशन हुई है भारत को, इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि जो उनका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार था जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ये तो हो गया खत्म। अब इसका मतलब यह है कि एक नया पैराडाइम शिफ्ट आने को है, एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। और यही वजह है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब को जो है वो अमेरिकी सदर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल इसलिए दिया क्योंकि दुनिया का जो है एक और ही वो एक मंजरनामा पेश आने वाला है और उसके अंदर पाकिस्तान का अहम तरीन किरदार है इस खित्ते के अंदर। और मुझे लगता है कि कुछ अर्से बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो यू टर्न ले लेते हैं चीजों पे, मुझे लगता है कि वो चीन के साथ शराकतदारी के मामलात कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने 145% टैरिफ से उठा के जो है वो 30% टैरिफ ले आए और खुद कहा कि मैं चीन जाने का ख्वाहिशमंद हूं सेल्फ इन्विटेशन के ऊपर। इससे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान के गुड ऑफिसेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे मादी में 1960 की दिहाई के अंदर किया गया, जिसको चीन ने भी और अमेरिका ने, दोनों ने पाकिस्तान के किरदार को बहुत अप्रिशिएट किया। इसलिए मेरा यह ख्याल है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो पाकिस्तान और ईरान उसके अंदर एक अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान बतौर एक मजबूत जो है वो अफवाज और एक मजबूत आशाब का मुल्क, जिस तरह से अभी कहा गया बड़ा अच्छा कि हम जंग को खौफजदा नहीं थे बल्कि हम इंजॉय कर रहे थे और हम उसको जो है वो उसके खिलाफ खड़े हो गए। और पूरा भारत जो है, जिस तरह से इसराइल पूरा बंकर में छुप गया था, इसी तरीके से पूरा भारत जो था उसमें हू का आलम था। और पाकिस्तान का तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या गबरू जवान थे, ये क्या हमारी औरतें हैं, क्या हमारे बच्चे थे, क्या हमारे बूढ़े थे। बाखुदा हम इस मुल्क की कदर नहीं करते। हम इसको, मैं कहता हूं ये मुल्क हमारी धरती माँ है और माँ के पैरों तले जन्नत है। और अगर आपने अपनी माँ के साथ जो है बेवफाई की तो आप यकीन माने अल्लाह ताला इस बात के ऊपर आपसे खफा होगा। इस पाकिस्तान में हर चीज मौजूद है, इसके अंदर मादनियात के जखायर हैं $600 बिलियन, 6 ट्रिलियन डॉलर के जो है वो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध के अंदर जखायर मौजूद इस पर है। तो पूरा प्रोग्राम मैं आपके साथ करूंगा हुब्बुल वतनी के हवाले से, और एक जो मुहिम चलाई जाती है हर वक्त के पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, और हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से। अहमद साहब कमेंट कीजिएगा, इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, अभी जिस तरह अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हमने अमरीकी सदर जो हैं वो पाकिस्तान को अहमियत दे रहे हैं, शानदार कौम करार दे रहे हैं, मजबूत क़यादत की बात कर रहे हैं। इसी तरह चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारे रूस के साथ तल्लुकात बेहतर से बेहतर होते चल रहे हैं, हमें ब्रिक्स में शामिल करने की वो बात कर रहा है। तो ये तमाम जगहों पे खारजा पॉलिसी को इतनी कामयाबी के साथ लेकर चलना, इस पर क्या कमेंट करते हैं? अच्छा देखिए, आपको याद होगा कि 6 और 7 मई से पहले मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि पहले पाकिस्तान के हालात कुछ और थे। यानी कि हमारे ऊपर आप समझते हैं कि सियासी तौर पर हमारी हुकूमतों ने, जैसे जो पहले रही हैं, उन्होंने जो ताल्लुकात ख़राब किए पूरी दुनिया के साथ, और जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म ने जो ख़त लहरा कर, यानी कि जो हमारे हालात थे, जो पॉलिटिकली थे, जो सफारतकारी के थे, वो सारे मेरा ख्याल है बड़े ख़राब थे। लेकिन 6 और 7 मई के बाद, और जब 10 मई को हमने हिंदुस्तान को दिन में जैसे तारे दिखाए हैं, तो उसके फ़ौरन बाद से पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो अल्लाह के फजल से बदल गए हैं। और फौरी तौर पर जो हमारी जो सियासी क़यादत है इस रीजन में, ख़ास तौर पर जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर तो भारत बिल्कुल तनाव है। उसके साथ इन यानी कि मुल्कों के साथ कोई उसके साथ नहीं खड़ा। चाइना से लेकर जो हमारे खलीजी ममालिक है उनसे लेकर कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो उसके साथ खड़ा हो। कभी बांग्लादेश उसके साथ हुआ करता था, लेकिन वहाँ की जो पोलिटिकल, यानी कि वहाँ पे जो चेंजेस आई, और जिस तरह हसीना वाजिद को इस वक्त वो लेकर चल रहे हैं उसके बाद वाले अपने साथ, उसके बाद सर यानी कि बांग्लादेश एक सिर्फ उसके साथ अफगानिस्तान हमारे
हमारे मुसलमान भाई खड़े हैं वो खुदा का खौफ नहीं, करें। वो भी नहीं खड़े, वो भी नहीं खड़े, यानी वो कि जिस भी- तरह प्रैक्टिस वो भी- करके वो कर रहे हैं 1979 से सर, 1979 से हमने अफगानिस्तान को 45 साल हमने इनकी मेहमान नवाजी की है। तो उनको देखना होगा कि हम उनके बरादर मुल्क भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं। ये हमने चीन में उनके जो ऊपर- इसाक डार साहब की मुलाकात हुई थी ना अफगान वजीर खारजा से, उसके बाद पॉलिसी बहुत हद पॉलिसी तक बदली तब्दील हुई है, है। हालात बेहतर हो रहे हैं, उनको मजीद आने वाले वक्तों में मजीद इंशाल्लाह बेहतर होंगे। हाँ जी। ये है कि यहाँ से करना पड़ेगा। लेकर जी इस रीजन से लेकर जो हमारे फील्ड मार्शल की क़यादत में और हमारी जो सियासी क़यादत है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, यहाँ से लेकर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इतना कमाल का कॉम्बिनेशन है कि यहाँ से लेकर सर अमेरिका तक। अब ये देखिए कि किस तरीके, एक दफा नहीं कहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट को 50 दफा ये बात कही है। वो जहां भी गए हैं, जब भी इनको प्रेस ने बुलाया तो उन्होंने एक ही बात कही कि पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ी अजीम है, फील्ड मार्शल बड़े अजीम है, मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ उनसे। कभी पाकिस्तान की सियासी तारीख में और 250 साल अमेरिका की अस्करी तारीख में कोई एक आर्मी चीफ उनका भी, जो उनका सरबराह हो आर्मी का, वो कभी ओवल ऑफिस में नहीं गया, उनसे कभी ऐसा उनको अशाया या जोहराना नहीं दिया गया है। तो ये पाकिस्तान माशाल्लाह की जी, ये माशाल्लाह इज्जत की शानदार बात जा रहा है, है। ये सर पाकिस्तान के अजाज की बात है। और आप ये आने इससे वाले दिनों खौफजदा में- हो रहे हैं, भारतीय इससे बाकायदा तौर पे खौफजदा नहीं, भी उनकी नकामी हो उनके रहे चेहरे हैं, से, हो रहे हैं, बिल्कुल हो नकामी रहे और हैं। शिकस्त जो है वो भारत के चेहरे से झलकती है। वो जो अजाजात दे रहे हैं उनको तमगा शिकस्त दें उन लोगों को कि जिन लोगों को वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अजाजात बहुत वो बहुत दे रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद वड़ाई साहब, वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं सिर्फ एक बात करनी है, और बात ये है कि भारत अब महात्मा गांधी का मुल्क नहीं रहा जो अदम तशद्दुद की बात करते थे। अब ये मुल्क जो है ये उनके कातलों का मुल्क है, जिन्होंने गांधी को इसलिए कत्ल कर दिया कि वो अदम तशद्दुद की बात करते थे। अब ये मुल्क जो है बहुत ख़तरनाक हो चुका है। मोदी की क़यादत में, गुजरात की कसाई की क़यादत में ये लोग वहशी बन चुके हैं, भेड़िए बन चुके हैं, दरिंदे बन चुके हैं। बात हो रही है पाकिस्तान की हॉकी टीम के वहाँ पर जाने के हवाले से। मेरी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से, पाकिस्तान के वज़ीर खेल से और उन तमाम दोस्तों से जो इसमें ख़ासतौर पर फील्ड मार्शल से भी दरख्वास्त होगी कि हमें अपनी टीम के बारे में सोचना है। क्या हम इन भेड़ियों के मुल्क में अपनी टीम को भेज सकते हैं कि वो जाके वहाँ पर टूर्नामेंट खेलें? बल्कि हमें दरख्वास्त करनी है अपनी हुकूमत से कि वो बात करें कि किसी गैर जानबदार जो मुकाम पर ये टूर्नामेंट हॉकी का करवा लिया जाए, हम वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर वहाँ पर गए तो ये वहशी, ये भेड़िए, ये दरिंदे न जाने क्या कर दें। डर लग रहा है, इस पर देखें, इस पर गौर करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त